Welcome back, friends, to the next session of economics. Friends, today we will deal with many things. Say we'll deal with what are activities, economic and non-economics. Then we will deal with what are the central economic problems. Then we will deal with the classification of economies. Okay, classification of economies में we will deal कि how on the basis of degree of control, on the basis of development, on the basis of income, on the basis of global relations and on the basis of nature of economy, how the economy is divided. Here we will deal one by one everything. Let's start. Activities. See, any activity is divided into two classes. Economic activity and non-economic activities. Any activity which is done with having money at the center or wealth at the center, जैसा मैंने आपको last lecture में बताया भी था, economics deals with everything where the center is wealth. Okay, so economic activities are those activities where buying and selling or manufacturing anything is done with the purpose of money, where monetary transactions are done. Okay, जैसे कि हम बात करें employment, तो employment is done, वहाँ पे काम करते हैं, why in return of a salary. In the same way we do business. Why do we do business? Because we want profit. ठीक है, यहाँ पे monetary जो ट्रांजैक्शन है या मनी जो है वो इंपॉर्टेंट है. अदर वी हैव नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों होती है? वेयर वी विल हैव इनर सेटिस्फैक्शन और वी विल हैव सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोल, जहां हमें अच्छा लगे कि हाँ हमने ये एक्टिविटी की, हमें अच्छा लग रहा है. ठीक है, यहाँ पे कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, मनी बीच में नहीं होगी, बस सेटिस्फैक्शन होगा. यहाँ सर्विसेज हम देंगे, रेंडर करेंगे, बट विदाउट द पर्पस ऑफ मनी. जैसे हम घर में लेजर एक्टिविटीज करते हैं, खेलते हैं, अपनी हॉबीज पूरा करते हैं. पेंटिंग हो गई, पेंटिंग करते हैं ताकि हम, क्योंकि पेंटिंग को इंजॉय करते हैं, कुकिंग करते हैं, कुकिंग इंजॉय करते हैं. या अगर हम अभी बात करें कि किसी भी ऐसी जो महामारी आती है जैसे कोरोना में आई, उस समय भी कई लोगों ने सोशल सर्विसेज दिए, एनजीओज के अलावा भी लोग इंडिविजुअली आए और आगे बढ़ के उन्होंने वो सर्विसेज दी. सो दीज आर नथिंग बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिकॉज यहाँ मनी सेंटर में नहीं है. क्लियर? तो दीज आर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. देन central economic problem. Why central economic problem? Why is the problem of economics? See, I told you in the last lecture कि human wants are unlimited. Wants कभी खत्म नहीं होती है, एक want खत्म होती है और दूसरी want आ जाती है. लेकिन the resources are very scarce. Resource हमारे पास कम है. जब resources कम होंगे और unlimited wants होंगी तो क्या होगा? We will have problem of choice. ओके, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वही सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. जैसे हम एग्जांपल लें एक माँ और बेटे का. बेटा जो है एग्जाम क्वालिफाई करके आता है, माँ बोलती है कि भाई तुमने एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आई वांट टू हैव गिव यू अ गिफ्ट. ठीक है, तो बोलता है माँ आप क्या करेंगे? बोली माँ बोली क्या आपको क्या चाहिए? तो बेटे ने कहा ममा आई वांट पिज्जा फ्रॉम यू एंड फ्रेंच फ्राइज फ्रॉम यू. तो मदर ने क्या किया? बोले ठीक है, बट एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्सेज हमारे पास कम है, वेजिटेबल्स घर में कम है, पिज़्ज़ा के लिए वेजिटेबल तो चाहिए, और तुम्हारे फादर जो हैं वो सलाद भी मांग रहे हैं. तो इस समय क्या करेंगे? मदर बोलेंगे ओके मैं बनाती हूँ. अब व्हाट टू प्रोड्यूस? जो डिमांड की, बेटे ने जो डिमांड किया वो बनाएंगे, या जो उनके हस्बैंड ने डिमांड किया वो बनाएंगे. अब उन्होंने बनाया तो उन्होंने जो भी उनके पास वेजिटेबल्स थी, लॉकडाउन था, बाहर मार्केट में जाने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं थी, जो पॉसिबल रिसोर्सेज थे, स्केर्स रिसोर्सेज, उससे उन्होंने पिज़्ज़ा बनाया, फ्रेंच फ्राइज बना ली और थोड़ा सा उन्होंने सैलेड के लिए रख लिया. थोड़ी फ्रेंच फ्राइज की क्वांटिटी कम कर दी और पिज़्ज़ा में थोड़ी सी वेजिटेबल्स कम डाल दी. ठीक है, अब सलाद के लिए भी रख लिया. तो उसके जो फादर थे सन के, उन्होंने बोला कि आपने ये कैसे किया? तो उसने बोला कुछ नहीं, मैंने थोड़ा सा अपना जो रिसोर्सेज थे उसको इस तरह से यूटिलाइज किया कि हमारे दोस्त सबकी इच्छाएं पूरी हो जाएं. ओके, अब साथ में जब दिया गया पिज़्ज़ा तो बेटे ने बोला कि माँ इसका मैकडोनल्ड का टेस्ट तो आ नहीं रहा है. तो माँ ने बोला बिकॉज आई हैव यूज्ड माई लेबर. यहाँ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हो गई, मैंने बाहर मार्केट से नहीं बुलाया है. ठीक है, तो यही चीज़ अगर हम इकोनॉमी में करें तो क्योंकि रिसोर्सेज कम है यहाँ पे, ठीक है, तो एक गुड इकोनॉमिस्ट बनना पड़ेगा. तो क्या करना पड़ेगा? किसी भी हेड ऑफ द इकोनॉमी को
सोचना पड़ेगा कि हम क्या प्रोड्यूस करें। जैसे मदर ने सोचा, जैसे यहाँ मदर ने इस तरह से पिज़्ज़ा और फ्रेंच फ्राई और सैलेड बनाया कि दोनों की इच्छाएं पूरी हो गई, दोनों के विशेष पूरी हो गई विद द लिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक है, तो वो बेस्ट मदर भी हो गई और बेस्ट वाइफ भी हो गई। अब इकोनॉमिस्ट को क्या करना पड़ेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, सोचना पड़ेगा कि हम क्या प्रोड्यूस करें, क्या अभी की ज़रूरत है। अभी हमारे लिए डिफेंस की ज़रूरत ज़्यादा है, डिफेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम कुछ इंपोर्ट करें बाहर से या खुद ही यहाँ रिसर्च डेवलपमेंट करें, या कंज्यूमरेबल गुड्स चाहिए, जो एसेंशियल गुड्स हैं वो चाहिए, या हमें लेजर चाहिए, जो लग्जरी एक्टिविटीज़ हैं वो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ व्हाट टू प्रोड्यूस सोचना पड़ेगा। अब हाउ टू प्रोड्यूस, यहाँ पे दो चीज़ें होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पे लेबर इज मोर यूज्ड, ओके, यूटिलाइज्ड, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इज जनरली इन डेवलप्ड कंट्रीज, है ना। अब दो चीजें हैं, अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा होगा। तो हमारा देश अगर ये सोच रहा है कि हमें एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ाना है तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लेगा। पर ऑन द अदर हैंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है, यहाँ एफिशिएंसी और प्रोडक्शन बढ़ेगा क्योंकि मशीन कैन वर्क मोर, सीधी सी बात है, और एफिशिएंटली। तो ये हो गया हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट वी हैव फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर विच क्लास वी हैव टू प्रोड्यूस। विच क्लास मीन्स वी हैव टू प्रोड्यूस फॉर से रिच क्लास, जो लग्जरी गुड्स हैं, या जो मीडियम क्लास है, या पुअर क्लास है, या ऑल के लिए करना है। जैसे हम अगर मेडिसिन्स करें तो ये सभी के लिए है। तो क्या फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये अपनी थर्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और लास्ट है व्हाट प्रोविजंस इफ एनी बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सी, अगर मान लीजिए किसी की इनकम 20,000 है, अगर आपकी इनकम 20,000 है, तो वुड यू प्रेफर to utilize the whole income for consumption? No, neither an individual nor a society, ना कोई इंडिविजुअल ना ही सोसाइटी ये बेनिफिशियल होगा उसके लिए कि वो सारा अभी की अभी यूटिलाइज कर ले। वी हैव टू सेव समथिंग फॉर फ्यूचर। जैसे हम सैलरी में से कुछ पार्ट रखते हैं, बचा के रखते हैं, उसे इन्वेस्ट करते हैं, इन द सेम वे फॉर इकोनॉमी, फॉर फ्यूचर वी हैव टू हैव some investment so that this investment will lead to, investment से क्या होगा, capital formation। ठीक है, और इस capital formation से what will be done, this we will have economic development। पहले इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, और जब इकोनॉमी बढ़ेगी वहाँ पे इनकम, मोर इनकम वुड बी जनरेटेड, तो दिस इनकम विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, है ना। देयर इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है केवल हमारी अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है तो हम कहेंगे कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बाकी सेक्टर्स भी बढ़ते हैं हमारे, जैसे एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब, है ना। तो व्हाट प्रोविजंस में मतलब यहाँ पे फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट, सो दैट वी विल हैव कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर? Then we have classification of economies on various bases, जैसे degree of control, liberal market capitalistic economy, then we have command और centrally planned economy। इसको भी हम डिवाइड करते हैं सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में, इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, बताएंगे आपको। then we have mixed, then ये हम एक एक करके डील करते हैं। let's start। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, आप ध्यान से इस पिक्चर को देखिए। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कैपिटलिज्म या सोशलिज्म में क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, ये क्यों आया, इसलिए हम देखें इसको क्या है। ये है एक पिक्चर कैपिटलिज्म की। आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल खड़ा है और कह रहे हैं कैपिटलिज्म द एंडलेस साइकिल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। होता क्या है कि कैपिटलिज्म में द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हमने पहले पढ़ा था कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए वी नीड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, ओके, और या फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिससे भी कोई प्रोडक्शन हो, दैट इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर।
ठीक है, इट इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के पास सारे रिसोर्सेज हैं, तो क्या करेगा, क्योंकि सारे रिसोर्सेज हैं, इसका सारा मोटिव होता है प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट के लिए कैपिटलिज्म में जो इंडिविजुअल होता है, जो कैपिटलिस्ट होता है, वो कंटिन्यूअस एक्सप्लॉइटेशन करता है वर्कर्स का या फिर जो भी नेक्स्ट क्लास होती है उसका। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं इस स्लाइड में, ये बिग बिजनेस है। इसमें ये होता है कि बड़े छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं वो जो है उनके ऊपर एक बड़ा बिजनेसमैन आ जाता है और वो रूल करने लग जाता है धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं ये जो है इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है कि ये बहुत पावरफुल जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ हमने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, एक्सप्लॉइटेशन है, दोनों चीज देख ली। ये स्लाइड देखिए, ये एक नाव दिखा रहे हैं, इधर हम देख रहे हैं पूरा कैपिटलिज्म। ठीक है, कैपिटलिज्म में हम देखें कि ही हैज टू मच ऑफ मनी। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ दिख रही है यहाँ पे और कितना मोटा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल पर्सन दिखा रहे हैं, मतलब कम लोगों के पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है। यहाँ हम देखें बहुत सारे लोग हैं और यहाँ दुबले पतले दिखाए, दैट मीन्स दे आर वीक, दैट मीन्स दे आर फिनेंशियली वीक। दिस पिक्चर डिपिक्ट्स कि दे आर फिनेंशियली वीक। ठीक है, इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इनके पास वेजेस बहुत कम है, इस हिसाब से दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं कि जब प्रॉब्लम आती है, कोई क्राइसिस आता है, तो ये जो सोशलिज्म है इसमें इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट या कोई आता है। ठीक है, जबकि ये जो है यहाँ जब क्राइसिस आता है तो यहाँ पे कोई नहीं बचाता है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक इसीलिए बताया ताकि इससे पहले कि हम उनको समझें, आपके दिमाग में एक बेसिक आइडिया आ जाए कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में क्या अंतर है। ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंट्रोल। जैसा मैंने बताया मार्केट इकोनॉमी, जैसे नाम ही बता रहा है मार्केट। जब हम मार्केट वर्ड बोलते हैं तो क्या दिमाग में आता है हमारे, एक मार्केट है जहां बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हैं और कंपटीशन हो रहा है। ठीक है ना, तो वही चीज होती है मार्केट इकोनॉमी में। एक इसका एक और पार्ट आता है फ्री मार्केट, इसको हम यहाँ नहीं डील कर रहे हैं, बस ये मान लीजिए कि थोड़ा सा इसमें अंतर है। एक्चुअली मार्केट इकोनॉमी देखें अगर हम, इसे हम लिबरल इकोनॉमी भी कहते हैं। यहाँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर प्राइवेट हैंड, जैसा मैंने पहले भी बताया। ठीक है, और यहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो है उसका कोई कंट्रोल और रेगुलेशन नहीं होता है। एक्चुअली फ्री मार्केट जो होता है उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, और जो मार्केट इकोनॉमी होती है इसमें गवर्नमेंट का थोड़ा कंट्रोल होता है। ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आर सेल्फ रेगुलेटेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर कि एडम स्मिथ ने एक कॉन्सेप्ट दिया था इनविजिबल हैंड। ठीक है, क्या होता है कि इनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट। ठीक है, और डिमांड एंड सप्लाई रहते हैं। तो एडम स्मिथ ने ये कहा था कि अगर इन केस देयर इज अप्स एंड डाउन्स इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी, और प्राइसेस अगर ऊपर नीचे होते हैं तो इनविजिबल हैंड काम कर जाता है वहां पे। यानी जो सेल्फ कंपटीशन है उसकी वजह से, है ना, हर आदमी चाहता है कि वो सेल्फ एक्सेल करे, अपने लिए आगे बढ़ना चाहता है। उस आगे बढ़ने के चक्कर में ये प्राइजेस नीचे हो जाते हैं और एक तरह से बाद में इक्विलिब्रियम आ जाता है। ऐसा कहा था एडम स्मिथ ने, और वो इसके सपोर्टर थे कैपिटलिज्म के। ओके, तो हेयर वी कैन सी कि रिसोर्सेज आर अंडर प्राइवेट हैंड, गवर्नमेंट का कंट्रोल रेगुलेशन नहीं है, और सेल्फ रेगुलेटेड है ये, यानी ऑटोमेटिक सिस्टम है प्राइस का, ऑटोमेटिकली एडमिनिस्टर्ड प्राइस है। ठीक है, इससे अपोजिट अगर हम बात करें, यहाँ पे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है जो कि प्लानिंग कर रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कमांड इकोनॉमी कहते हैं। क्यों कहते हैं कमांड इकोनॉमी? बिकॉज देयर इज अ गवर्नमेंट एट द सेंटर हु कंट्रोल्स एवरीथिंग। ओके, तो यहाँ पे रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन जो है प्राइवेट हैंड की जगह कहाँ होंगे? विद द गवर्नमेंट। ओके, इट इज बेस्ड ऑन द कंट्रोल्ड प्लानिंग और centralized planning. Okay, then either we can see as the profit is the motive, so we can see कि बहुत कंपटीशन होगा, जितना कंपटीशन होगा उतना कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, यानी कंज्यूमर के पास और चॉइसेस होंगी, he can have many types of consumer products। यहाँ पे गवर्नमेंट देख रही है तो रिसोर्स एलोकेशन यहाँ पे एफिशिएंट नहीं होगा और कंज्यूमर्स के पास हैव लिटिल चॉइसेस। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया। हेयर अगर कमांड सिस्टम की बात करें तो जो पहले का यूएसएसआर था, मतलब रशिया की जगह सोवियत यूनियन या यूएसएसआर था, और नॉर्थ कोरिया, दैट कम्स अंडर कमांड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी।
देन वी हैव मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी जैसा नाम ही बोल रहा है, इट हैज फीचर्स ऑफ बोथ द मार्केट एंड कमांड इकोनॉमी. ठीक है, इट हैज बोथ द सेक्टर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर्स भी है. गवर्नमेंट डिसीजन मेकर है कहाँ, जहाँ पब्लिक सेक्टर है, वेयर देयर इज मैटर ऑफ डिफेंस और लॉ ऑर्डर, दीज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. वेयर देयर इज नीड ऑफ कॉम्पिटिशन है ना, वहाँ पे डिसीजन कौन लेता है, प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल अपना इंडिया तो है ही, साथ में रशिया. बिकॉज रशिया का अगर एग्जाम्पल लें हम अभी, तो नाउ रशिया डज नॉट हैव total control. Earlier USSR had control, but now Russia has control mainly over oil and gas. Other than that, the market is open. Okay. Now, before we start capitalism, मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दिया कि what is the difference between capitalism, socialism and mixed economy. Before we start capitalism, हमारे दिमाग में क्या आती है बात? हमारे दिमाग में बात आती है कि ओनर्स कौन है, मीन्स के प्रोडक्शन के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट हैंड में. व्हेन इट इज इन प्राइवेट हैंड, व्हाट विल दे ट्राई, क्योंकि उनका मोटिव है प्रॉफिट. तो प्रॉफिट होने की वजह से क्या होगा, दे विल ट्राई टू हैव मैक्सिमम प्रोडक्शन. इससे उनको कोई मतलब नहीं होगा कि इस मैक्सिमम प्रोडक्शन की वजह से और क्या लॉसेज हो रहे हैं, हम उनको आगे डील करेंगे. मैक्सिमम प्रोडक्शन विल लीड टू मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन. जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, पीपल विल हैव more of that. Then distribution होगा तो they'll have maximum consumption, they will have maximum growth. जब growth होगी तो different sectors can be having the benefit of development. तो हम ये कैपिटलिज्म का एक प्रोसेस देखेंगे कि इस तरह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होने की वजह से, प्रॉफिट होने की वजह से मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम ग्रोथ और मैक्सिमम डेवलपमेंट. ठीक है ना. Now we'll come to merits one by one. See, in capitalism, the first merit is incentive to work and competition. इधर पे क्या होगा, we have decentralization. There are different units who are working और दोनों चाहेंगे. For example, हम अगर यहाँ ले एग्जाम्पल, एक पानी बताशे वाला ये है वन और एक सिंपल दूसरा. ठीक है, अब मार्केट में है, both of them are there. मान लीजिए कि he has ओनली वन फ्लेवर. ठीक है, तो इनके बगल में जब ये शॉप होगी तो व्हाट ही विल थिंक कि मैं ऐसा क्या करूं, व्हाट शुड बी डन बाय मी, हाउ शुड आई यूज माय रिसोर्सेज सो दैट आई हैव मोर बेनिफिट. तो वो क्या करेगा, 7 फ्लेवर्स ला देगा. जब 7 फ्लेवर्स आ जाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा आने लग जाएंगे लोग, नेचुरल सी बात है. तो इस तरह से इस इंसेंटिव टू वर्क है, कंपटीशन है, इसके लिए ही विल वर्क, ही विल हैव मोर इनोवेशन, ही विल ट्राई टू हैव रिवॉर्ड ऑफ हिज रिस्क. वो रिस्क ले रहा है, हो सकता है ही विल हैव प्रॉफिट और हो सकता है द फ्लेवर्स विल नॉट बी लाइक्ड बाय द पीपल, तो इट मे बी अ रिस्क. ओके, तो प्रॉफिट या रिस्क दोनों हो सकता है, बिकॉज ही इज टेकिंग अ रिस्क एंड डूइंग अ इनोवेशन. ये हम सिंपल लैंग्वेज में बताया आपको मैंने कि किस तरह से वो रिस्क लेता है और उसका बेनिफिट प्राप्त करता है. ठीक है, तो दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ कैपिटलिज्म कि हियर वी हैव इंसेंटिव टू वर्क एंड देयर इज रिवॉर्ड टू रिस्क, दस ही डज द इनोवेशन. कभी भी किसी भी कंट्री में व्हेन वी विल हैव इनोवेशन, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बोले या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बोले, वेन एवर देर इज इनोवेशन देर इज डेवलपमेंट. ओके, देन ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन. They will try to have optimum resource allocation, utilization, because they know कि we can have benefit only by that. ठीक है, then we have goods at lower price and raised living standard. इसको आप एग्जाम्पल से समझते हैं. आप याद कीजिए एक समय जब मोबाइल की एंट्री ही हुई थी, तब हम लोग की जो मोबाइल के चार्जेस थे दे वर वेरी हाई. एक एक सेकेंड पे लगता था कि एक रुपए बढ़ रहा है, इतने हाई मनी चार्जेस थे. लेकिन व्हाट हैपेंड व्हेन जियो केम, और जब कंपटीशन बढ़ा एयरटेल, जियो और बाकी कंपनीज में, तो मोबाइल के रेट्स जो है डाउन होने लगे. अब हमको मिल जाता है कि हमको अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है, 3 मंथ्स की, 6 मंथ की, 1 ईयर की, अलग अलग प्राइजेस पे. तो हाउ इट बिकेम पॉसिबल? इट बिकेम पॉसिबल बिकॉज देर इज कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. अगर ये कॉम्पिटिशन नहीं होता तो वी कुड नॉट गेट द गुड्स एट लोअर प्राइजेस. व्हेन गुड्स वी विल गेट एट लोअर प्राइजेस, नेचुरली वी विल हैव benefit of having a raised living standard.
कंज्यूमरिज्म में भी हमें क्योंकि वैरायटी मिलेगी तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा. Then we have higher capital formation because all the resources will be optimum utilized. We will have higher capital formation. Capital formation higher होगा तो मशीनरी में और बाकी चीज़ों में यूज होगा जिससे कि कंट्री आगे डेवलप करेगी. Then मेन चीज़ है इंडिविजुअल फ्रीडम. हम लोग देखेंगे कि सोशलिज्म में हमें इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है. जो गवर्नमेंट बोलेगी वो करना है, एक तरह से उनका कंट्रोल रहता है पूरा. पर यहाँ वी हैव इंडिविजुअल फ्रीडम. वी कैन हैव द चॉइसेस कि विच प्रोडक्ट वी वांट टू बाय एंड एट व्हाट रेट. अगर हमें लगेगा कि दिस इज कॉस्टली, वी मे नॉट बाय इट. देन automatic working of price mechanism. Here no need of government intervention. As I told you, demand and supply, there the price will be set. और जब भी ups and downs होंगे तो जो भी मार्केट की फोर्सेस हैं, जैसा कि मैंने बताया इनविजिबल हैंड, इट विल वर्क और ऑटोमेटिकली करेगा कंट्रोल. बट ये हम देखेंगे कि किस तरह से ये फेलियर भी हुआ. देन कंज्यूमरिज्म, जैसे मैंने पहले बताया, कंज्यूमर इज किंग. कंज्यूमर इज किंग मतलब वॉट एवर कंज्यूमर विल डिमांड दैट विल बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है ना. देन एक और है डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन इन द सेंस कि यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट कैन हैव कंपटीशन और उस कंपटीशन से जो आउटपुट निकलेगा दैट विल लीड टू डेवलपमेंट. नाउ डीमेरिट्स, ये तो हमने मेरिट्स पढ़ लिए. अब हम देखते हैं कि कैपिटलिज्म के इन मेरिट्स का मतलब ये नहीं है कि ये फुल फ्लेज्ड है, ये पूरी तरह से अच्छा है. इसमें कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जैसे कि मेन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर. मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी, उसमें दिखाया था कि कैसे पूरा का पूरा रिसोर्सेज जो है एक इंडिविजुअल यूनिट के पास या कुछ लोगों के प्राइवेट हैंड्स के पास है. तो सारा इकोनॉमिक पावर एंड वेल्थ इज कॉन्सेंट्रेटेड. ओके. देन जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगा तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी इनकम इनइक्वालिटीज. क्लास बन जाएगी, कोई पुअर होगा और कोई रिच. ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. देन वील हैव लेबर विल बी एक्सप्लॉयटेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट. ठीक है. हम देखेंगे कैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया और किस तरह से लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ. और देयर वाज डिसरिगार्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर. ह्यूमन वेलफेयर को बिल्कुल ये ध्यान नहीं रखेंगे बिकॉज देयर मोटिव इज प्रॉफिट. देन ड्यू टू दिस, क्योंकि यहाँ इनकम इनइक्वालिटीज होगी, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगी, लेबर एक्सप्लॉयटेशन होगा, व्हाट विल हैपन, क्लास कॉन्फ्लिक्ट. हम पूरी हिस्ट्री में जानते हैं कि हर समय क्लास कॉन्फ्लिक्ट रही. और ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए है कि क्योंकि दो लोग हैं. कौन? एक हैव्स, एक हैव नॉट्स. किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है. देन वील हैव एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट. इसको बहुत अच्छे से समझिएगा. हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या बोलती है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट. मीन्स each and every individual, even of the lowest strata, should be benefited from the development. यहाँ भी केवल एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है. किसका? केवल रिच क्लास का. इंक्लूड नहीं कर रहा, सबको नहीं ले रहा है. देन वी हैव नो कंसर्न फॉर इकोलॉजी. देखिए ये जो है इट वॉज द मेजर डिमेरिट ऑफ कैपिटलिज्म. वाई? सी व्हेन द ह्यूमन बीइंग वॉज नोमैडिक, उनकी कोई नीड्स नहीं थी, वांट्स नहीं थी. शुरू में ऐसी दे यूज्ड टू लिव. लेकिन धीरे धीरे साइकिल का इस्तेमाल हुआ. देन साइकिल के इन्वेंशन के बाद मोटरसाइकिल आई, कार आई. कार आने के बाद क्या हुआ, कार आने के बाद उतना ही पोल्यूशन होने लगा. पोल्यूशन होने के साथ हमारी जो एनवायरनमेंट था, एयर थी, ऑक्सीजन, ये पोल्यूट होने लगी. साथ में रिवर्स को हम लोग पोल्यूट करने लगे. सॉइल गॉट पोल्यूटेड. इस तरह से पूरा जो हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है या कैपिटलिज्म है, इसकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमेरिट इज नो कंसर्न फॉर इकोलॉजी. इकोलॉजी या इन्वायरमेंट के लिए ये कंसर्न नहीं करती है. और इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम के साथ पूरा जो हमारा वाइल्ड लाइफ सिस्टम है वो भी हैम्पर होता है. और एट लास्ट उसका असर होता है हम लोगों पे, ह्यूमन बीइंग पे. माल प्रैक्टिसेस. व्हाट हैपेंस कि यहाँ कैपिटलिज्म में सम कंपनीज और सम इंडिविजुअल और सम ग्रुप्स बिकम सो पावरफुल दैट दे स्टार्ट डूइंग सम माल प्रैक्टिसेस, लाइक दे स्टार्ट फंडिंग फॉर इलेक्शंस फ्रॉम द बैक हैंड. ओके. कैपिटलिस्ट कंट्रीज में तो सब अलाउड भी है और ये बिल्कुल गलत है. ठीक है. ये फंडिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट माल प्रैक्टिस है. मोरोवर ये जो ग्रुप्स इतने पावरफुल हो जाते हैं, व्हाट दे डू, दे स्टार्ट टू हैम्पर द पॉलिसीज विच आर framed by the government. These policies are actually affected by them. Them means ये जो इकोनॉमिक पावर वाले लोग होते हैं. Then
इन द लॉन्ग रन ये क्योंकि इतने पावरफुल हो जाते हैं, ये जो इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं, ये पावरफुल ग्रुप्स हैं, दे हैव मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज, मतलब मोनोपोली जैसी टेंडेंसी हो जाती हैं। और जब पीपल और जो ग्रुप्स हैव मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी, व्हाट हैपेंस कि दे स्टार्ट टू हैव हायर प्राइसेस। ठीक है, मान लीजिए फॉर एनी गुड इफ देयर आर ओनली 2 सेलर्स, उस 2 सेलर्स में से भी एक सेलर रह जाता है, क्योंकि सभी जितने भी छोटे छोटे सेलर्स हैं उनको वो कहीं ना कहीं अपने में एनगल्फ कर लेता है। फॉर एग्जांपल वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ अमेजन हेयर, है ना। अमेजन जो है बहुत पावरफुल कंपनी है, अब बन गई। इतनी छोटी छोटी मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ऐसी जो कंपनियां हैं, ये कंपनीज जो थी इनको धीरे धीरे अपने में एनगल्फ कर लिया। तो इस तरह से क्या हो गई, मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी हो गई लॉन्ग रन में, तो ये बन जाती है पावरफुल। देन एक चीज़ और, इकोनॉमिक क्राइसिस। मैंने आपको जो स्लाइड दिखाई थी, उस स्लाइड में दिखाया था कि एक नाव है और उस नाव में एक तरफ सोशलिज्म है, एक तरफ कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म में उसे बचाने कोई भी नहीं आ रहा है और सोशलिज्म में गवर्नमेंट आ रही है, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक क्राइसिस जब होता है यहाँ पे, तो बिकॉज इट इज इन द इंडिविजुअल हैंड, कैपिटलिज्म, इंडिविजुअल इज पावरफुल, तो इंडिविजुअल तो अपना प्रॉफिट देखता है, डज नॉट डू एनीथिंग, एंड इस इकोनॉमिक क्राइसिस में इकोनॉमी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। बिफोर वी कम ऑन सोशलिज्म, उसके पहले वी विल सी सम स्लाइड्स। आप इस स्लाइड को देखिए, ये स्लाइड आप ध्यान से देखिए, ये एक प्रिमिटिव सोसाइटी की स्लाइड है जहाँ हंटर गैदरर लाइफ है, नोमैडिक लाइफ है। दे यूज टू हंट एंड गैदर द फूड एंड शेयर अमंग देमसेल्फ। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी हेयर, मनी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, ये प्रिमिटिव लाइफ है, ठीक है। पहले जो प्री हिस्टोरिक मैन था, आदि मानव था, वो इस तरह से था। देन ये स्लाइड देखिए, ये स्लाइड क्या देख सकते हैं आप इसमें, यहाँ पे एक स्लेव है और ये मास्टर है। ये स्लेव और मास्टर जो है आपस में 2 अलग अलग क्लासेस हैं, एंड ये जो मास्टर है ये इनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। देन हेयर यू कैन सी, यहाँ पे जो है कल्टिवेशन हो रहा है, देयर इज अ फील्ड। इस कल्टिवेशन में, ये फ्यूडलिज्म का एग्जाम्पल है, सामंतवादी व्यवस्था जो आती है हमारी, वो इसमें हमारे पास देखेंगे कि ये पूरा जो मास्टर है ये इसको एम्प्लॉय करके रखा है इसने, और यहाँ ये कल्टीवेशन करता है जो भी रिसोर्सेज हैं उससे, और कल्टीवेशन के बाद पूरी जो गुड्स है वो इनको दे देता है। इन रिटर्न इनको कुछ भी नहीं मिलता है, बस इनको यहाँ पे रहने खाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। देन वी हैव दिस स्लाइड। इस स्लाइड में आप देखो पिक्चर में, यहाँ में क्या दिख रहा है, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन दिख रहा है। 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद, स्टीम इंजन आने के बाद बड़ी बड़ी मशीन्स वर एम्प्लॉयड। दीज मशीन्स लेड टू मास स्केल प्रोडक्शन, बहुत सारा प्रोडक्शन लगा गुड्स एंड सर्विस, गुड्स का। तो उस गुड्स के प्रोडक्शन से क्या हुआ, इस प्रोडक्शन के लिए वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एंड वर्कर्स वर एक्सप्लॉइटेड लाइक एनीथिंग, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में पॉपुलराइजेशन की स्थिति आ गई है, कंडीशन बुरी है इन लोगों की, इसी स्पेस में ये लोग काम कर रहे हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन है। इस अनहाइजीनिक कंडीशन में ये लोग रह रहे हैं। ये छोटा सा घर दिख रहा है, इस घर में इतने सारे लोग, एक यहाँ लेडी है जिसमें चाइल्ड बीमार है, यानी हेल्थ कंडीशन आर पुअर, वर्किंग कंडीशंस आर पुअर, अनहाइजीनिक कंडीशंस आर देयर, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज देयर। जैसे कि मैंने कैपिटलिज्म में बताया था कि इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है, यहाँ हमको पोल्यूशन दिख रहा है रिवर का भी और यहाँ पे इसका एयर का भी, ठीक है। तो दीज वर द रीजन, ये सब चल रही थी सारी चीजें। और इसी टाइम पे प्लेटो जो फिलोसोफर थे, उन्होंने एक बुक लिखी रिपब्लिक। इस रिपब्लिक बुक के साथ में थॉमस मोरे ने 16th सेंचुरी में इस प्लेटो के आइडिया को, उटोपिया जो था उसको और बढ़ा दिया और कहा कि एक ऐसी सोसाइटी जहां मनी इज एबॉलिश्ड। दिस इज नॉट रियल, बिकॉज मनी के बिना कोई इकोनॉमी चलती नहीं, कोई कंट्री चलती नहीं है। कम्युनिटी जो प्रिमिटिव कम्युनिटी थी उसकी बात एक अलग है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया। बाद में 18th सेंचुरी में, एज आई टोल्ड यू, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, बहुत सारे चेंजेस हुआ। उस चेंजेस में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ वर्कर्स का, और सोशलिज्म जो है इसीलिए एमर्ज हुआ एज अ रिस्पॉन्स टू एक्सपैंडिंग कैपिटलिस्ट सिस्टम, ठीक है। यहाँ जो है एक इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर, एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन, एक इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी जिनका नाम आपने सुना होगा, कार्ल मार्क्स। इनका रेफरेंस दिए बिना सोशलिज्म पूरा नहीं हो सकता। तो उन्होंने जो है साइंटिफिक सोशलिज्म की बात की, और साइंटिफिक सोशलिज्म की बात करते हुए उन्होंने ये बोला कि इट कुड बी एस्टैब्लिश्ड ओनली आफ्टर रिवोल्यूशनरी क्लास स्ट्रगल विद वर्कर्स एट द टॉप। रिवोल्यूशनरी क्लास स्ट्रगल अगर होगी और वर्कर्स टॉप पे होंगे,
तब ये साइंटिफिक सोशलिज्म आएगी। उनका एक स्लोगन था, ऑल द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, सारे जितने भी वर्कर्स हैं वर्ल्ड के यूनाइट हो जाओ एंड ओवरथ्रो द कैपिटलिज्म। ऐसे स्लोगन के साथ मार्क्स आए। तो कार्ल मार्क्स 1818 से 83 के टाइम इन्होंने, इन्हें फिलोसोफर ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियाज भी कहते हैं, जैसा मैंने आपको कहा। इनके एक फ्रेंड थे फ्रेडरिक एंजल्स, इनने मिलके एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल लिखी और वहाँ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू दी। इनका कहना था कि एनी ह्यूमन बीइंग हैज मटीरियल नीड्स, सी बेसिक नीड्स एवरीबडी हैज, लाइक क्लोथिंग, फूड एंड शेल्टर। कोई भी हिस्ट्री चलती ही इसीलिए है, इनकी जो फिलॉसफी थी इसे बोलते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो इन्होंने कहा कि हिस्ट्री आती है इसलिए क्योंकि देयर इज मटेरियल नीड्स, ठीक है, सबको चाहिए फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ठीक है। जब ये मटेरियल जितनी भी नीड्स हैं दैट इज कॉमनली ओन्ड, देयर इज नो प्रॉब्लम, जैसा कि हमने प्रिमिटिव कम्युनिटी में देखा। लेकिन जब ये कॉमनली ओन्ड होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रिमिटिव कम्युनिटी रहेगी। लेकिन व्हाट हैपेंड, स्लोली जो है प्रिमिटिव कम्युनिज्म जहाँ सब लोग शेयर कर रहे थे, एवरीबडी वर लिविंग हैप्पीली, देन कुछ लोगों के दिमाग में ये आया हुआ कि व्हाई डोंट वी हैव कंसंट्रेशन ऑफ सम रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज कंसंट्रेशन करने लगे और कंसंट्रेट करने के बाद एक ऐसा क्लास बन गया जिनके पास रिसोर्सेज थे, एक नहीं थे। तो एक स्लेव सोसाइटी आई। इस स्लेव सोसाइटी में हर जगह आप देखेंगे दो दो वर्ग बनेंगे, दो दो क्लासेस बनेंगी। यहाँ एक मास्टर और एक स्लेव, इनके पास रिसोर्सेज होंगे, इनके पास नहीं होंगे। देन आगे हम बढ़ेंगे तो वील हैव फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म सामंतवादी व्यवस्था, जहाँ हमने आपको एक स्लाइड दिखाई थी, उस स्लाइड में दिखाया था। यहाँ भी दो क्लासेस होंगी, लॉर्ड और सर्फ। सीधी सी बात है, लॉर्ड ये हर समय सर्फ को एक्सप्लॉइट करेगा। और जब इन्वेंशन हुआ, हमने देखा कि कैपिटलिज्म आया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, तो अभी तक जो फ्यूडलिज्म था वो एग्रीकल्चरल था, लैंड पे था, ठीक है। बाद में ये किस पे आ गया, इंडस्ट्री पे, मशीनरी पे। दिस लेड टू कैपिटलिस्ट क्लास, जिसे बोर्जुआइज कहते हैं, बुर्जुआ वर्ग हिंदी में कहते हैं, और वर्कर्स या फिर सर्वहारा वर्ग या प्रोलिटेरिएट। तो ये इन्होंने बताया कि मटेरियल नीड्स होती है सभी की, दे आर कॉमनली ओन्ड। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में कॉमनली ओन्ड था। जैसे जैसे हम हिस्ट्री में बढ़ते गए, हर समय जो है जब जब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हुआ तो दो क्लासेस हुई, चाहे हम स्लेव सोसाइटी में ले लें, चाहे फ्यूडलिज्म में ले लें, और चाहे कैपिटलिज्म में ले लें। इसीलिए इन्होंने जो है कार्ल मार्क्स ने फिलॉसफी दी कि ये कैपिटलिज्म से हमें अब फिर से कहाँ जाना पड़ेगा, कम्युनिज्म की तरफ, यानी जो हमारी पहली वाली स्टेज थी। लेकिन यहाँ प्रिमिटिव कम्युनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज जो है हम देखें तो इज देयर डिफरेंस। अगर हम बाकी जो आगे आने वाला कम्युनिज्म है वहाँ टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी होगी, ठीक है। कार्ल मार्क्स का कहना था कि देयर इज बेसिक नीड्स, I told you material needs. When material needs are there, man who has unique ability to produce, unique ability to produce है, means of production are there. अगर means of production are with some people, जिनके पास होंगे they will be called as haves, मतलब उनके पास है। जिनके पास नहीं होंगे they will be have nots, ठीक है। Then जिनके पास होंगे they will become the dominant class as we सेट लास्ट इसमें देखा भी हमने। और जिनके पास नहीं होंगे वो होंगे डोमिनेटेड क्लास। यानी इन हिस्ट्री वी विल सी कि इन एवरी सोसाइटी वी विल हैव टू क्लासेस, हैव्स एंड हैव नॉट्स। जिनके पास है वो अपने आप डोमिनेट हो जाएंगे और जिनके पास नहीं है वो डोमिनेटेड हो जाएंगे। और इसकी वजह से, क्योंकि इनके इंटरेस्ट अलग होंगे, इनका इंटरेस्ट क्या होगा डोमिनेंट क्लास का कि हम अपना प्रॉफिट बनाएं, और इनका क्या होगा, इनका क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन होगा तो अपोजिट इंटरेस्ट होगा। दिस अपोजिट इंटरेस्ट विल लीड टू क्लास स्ट्रगल, ठीक है, क्लास स्ट्रगल। अब बात यहां हो गई, क्लास स्ट्रगल होगा। अब क्वेश्चन ये आता है, पार्क से पूछते हैं कि हाउ वी विल गो फ्रॉम कैपिटलिज्म टू कम्युनिज्म। क्या कैपिटलिज्म सेल्फ डिस्ट्रक्टरी है? यस। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क एलिनेशन। हम जानते हैं कि इट इज ओनली द ह्यूमन हु हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस।
प्रोड्यूस करने की एबिलिटी इसमें ही है। कभी भी क्या होता है कि व्हेन अ पर्सन इज इन्वॉल्व इन एनी वर्क, उनसे एक अटैचमेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बात करें एप्पल कंपनी की, एप्पल कंपनी का आईफोन की बात करें या एप्पल कंपनी की किसी अच्छे फोन की बात करें, तो उनका उद्देश्य क्या है, उनका पर्पस क्या है? उनका पर्पस है प्रॉफिट। फॉर प्रॉफिट व्हाट इज रिक्वायर्ड अंडर कैपिटलिज्म? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर चाहिए, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर होगा तभी ईच इंडिविजुअल, हर आदमी को एक काम दिया जाएगा। जैसे एक मोबाइल है तो एक मोबाइल में एक जो है उसका कवर लगाएगा, एक अंदर स्क्रू कसेगा, ऐसे एक एक स्टेप जो है एक एक आदमी करेगा ताकि स्पेशलाइजेशन हो। स्पेशलाइजेशन से ही प्रॉफिट मिलेगा। जब अ पर्सन विल बी डूइंग सिंगल वर्क अगेन अगेन, क्या होगा? उसको उस वर्क से अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। अटैचमेंट खत्म हो जाएगा और ह्यूमन विल बिकम अ कमोडिटी। ह्यूमन को लगेगा कि मैं एक तो कमोडिटी की तरह से यूज हो रहा हूं। इस तरह से उसका जो एबिलिटी टू प्रोड्यूस है, उसका जो इंटरेस्ट है, खत्म हो जाएगा एंड वर्कर विल बी एलिनिएटेड, अलग हो जाएगा किससे? काम से। ठीक है। मोरओवर सेकेंड थिंग इज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। एज वी सॉ कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इज टू मच इन कैपिटलिज्म। ठीक है। अंडर कैपिटलिज्म वी सी प्रोडक्शन इज डन। देर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल जैसे कि हमारी मशीनरी, एंड वेरिएबल कैपिटल। वेरिएबल कैपिटल क्या? ह्यूमन। एज आई टोल्ड यू, इट इज ओनली द ह्यूमन हु एड्स द वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास रॉ कैपिटल में एक वुड लॉग है, अब इससे हमें अगर फर्नीचर बनाना है, इट इज ओनली द ह्यूमन हु विल बी एबल टू डू दैट। दिस कैन बी यूज्ड फॉर व्हाट? दिस कैन बी यूज्ड फॉर अ डाइनिंग सेट। ठीक है। तो हु हैज डन द वैल्यू एडिशन? इट इज द ह्यूमन हु हैज डन द वैल्यू एडिशन। ठीक है। अब द लेबर विल वर्क फॉर व्हाट? सर्वाइवल। वो मान लीजिए एक लेबर है, हाउ मच ही विल वर्क? ही विल वर्क एज अ कारपेंटर only for say 5 or 6 hours of work because that is sufficient for his survival. लेकिन as the means of production, जो उत्पादन के साधन है, means of production are with whom? It is with the entrepreneur or with the capitalist. तो वो क्या करेगा? उसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट को कमाने के लिए वो लेबर के वर्क के आवर्स बढ़ा देगा, या तो बढ़ा देगा आवर्स ऑफ वर्क, या फिर वेजेस कम देगा एक्सप्लॉयटेशन के लिए। दिस विल लीड टू एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है ना। एंड ये जो लेबर का वर्क का टाइम बढ़ेगा, दैट एक्स्ट्रा आवर ऑफ वर्क या जितने भी आवर ऑफ वर्क एक्स्ट्रा होते हैं, दैट विल लीड टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एंड दैट विल एक्ट एज द सरप्लस ऑफ कैपिटलिस्ट। ये सरप्लस कैपिटलिस्ट के लिए क्यों है? क्योंकि उसको तो जो वेज फिक्स्ड है वो दी जा रही है, उसके अलावा तो कुछ दिया नहीं जा रहा है। प्रॉफिट बनाने के लिए वो लेबर से एक्स्ट्रा वर्क लेगा एंड दैट विल बी एक्टिंग एज कैपिटलिस्ट सरप्लस वैल्यू। राइट। ड्यू टू दिस फीलिंग ऑफ एलिनेशन विद द वर्क, जो उसको अलगाव हो गया, वर्क में इंटरेस्ट नहीं रह गया, क्योंकि जैसे खुद का वर्क होता है, कोई पेंटिंग होती है, इंटरेस्ट आता है आपको करने में, कुकिंग होती है, इंटरेस्ट आता है, लेकिन अगर वही काम आप किसी रेस्टोरेंट के अंडर में करेंगे तो यू विल नॉट फीलिंग अटैचमेंट विद द वर्क। तो ड्यू टू दैट फीलिंग ऑफ एलिनेशन एंड फीलिंग ऑफ अ कमोडिटी, उसको लगा कि मैं एक कमोडिटी की तरह इस्तेमाल हो रहा हूँ, आई एम बीइंग यूज्ड एज अ कमोडिटी। और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की वजह से व्हाट हैपेंड? दैट विल लीड टू स्टेज ऑफ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन। ये मार्क्स का कहना था। ये स्टेज ऑफ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन विल इनहैंस मोर, और बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाएगा? इन द केस ऑफ ग्लोबल क्राइसिस। मान लीजिए उस कंट्री में क्राइसिस आया तो व्हाट विल हैपन? इन एनी क्राइसिस अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पॉवर्टी इंक्रीज होगी। तो इस कंडीशन में द वर्कर्स विल हैव लोअर वेजेस, और कम वेजेस होंगी, उनकी जो बेसिक नीड्स होंगी दैट विल नॉट बी एबल टू बी फुलफिल्ड। इन दैट कंडीशन ही विल सी कि इन दिस इकोनॉमिक क्राइसिस ऑल्सो व्हेन वी आर हैविंग इमेंस पॉवर्टी, प्रोलेटरिएट मतलब यहाँ वर्कर क्लास से है। ठीक है। तो वर्कर क्लास जब इमेंस पॉवर्टी में, इकोनॉमिक क्राइसिस में, इस टाइम पे भी ये जो हमारा कैपिटलिस्ट क्लास है वो चीज़ों को, लेजर एक्टिविटीज़ को इंजॉय कर रहा है, उसे सारी लग्जरीज मिल रही है, तो हमें क्यों नहीं मिल रही है? देन ही विल हैव द फीलिंग ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस। ओह, तब वो अंडरस्टैंड करेगा कि अच्छा मैं लोअर क्लास से हूँ, ये क्लास से इसलिए ऐसा हो रहा है, सो व्हाई डोंट वी
ओवरथ्रो देम। तो उस क्लास कॉन्शियसनेस की वजह से वो आएगा कैप्चर ऑफ स्टेट पावर। तो ही विल वांट कि तब जो है मार्क्स ने ऐसा कहा कि ऑल द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट एंड कैप्चर द स्टेट पावर एंड ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट। तो इसमें जो है मार्क्स का ये कहना था कि कैप्चर करेंगे स्टेट पावर एंड ये जो है देन इट विल बी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। जो प्रोलेटेरिएट यानी वर्कर क्लास है उनकी डिक्टेटरशिप चलेगी कुछ समय के लिए। ये टेम्परेरी फेज होगा, हर समय के लिए नहीं होगा, क्योंकि ये सोशलिज्म होगा और देन जो है लेटर जो है स्टेट का कॉन्सेप्ट विदर अवे हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी हम सोशलिज्म से धीरे धीरे कम्युनिज्म मतलब अ कॉन्सेप्ट वेयर देयर विल बी नो स्टेट, आई विल टेक इट लेटर, एंड इस तरह से हमारा एस्टैब्लिश होगा कम्युनिज्म। So this was the philosophy of Marx. Okay. Now we'll take merits of socialism. ठीक है, merits of socialism. The first and important merit of socialism is the price stability. As I told you, उसमें जो एक नाव दिखाई उसमें दिखाया कि सोशलिज्म आ रहे हैं और वो बचा रहा है। तो प्राइस स्टेबिलिटी, बिकॉज द प्राइस इज एडमिनिस्टर्ड हेयर, है ना, ऐसा नहीं है कि इनविजिबल हैंड है और डिमांड सप्लाई उसको जो है उस पर ला देगी और एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। इट इज नॉट लाइक दैट। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या प्राइस रहेगा, तो सभी चीज़ों की कमोडिटीज़ का प्राइस जो है लेवल पे रहता है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं यहाँ पे प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो हम लोग इकोनॉमिक क्राइसिस देख रहे थे इन द केस ऑफ कैपिटलिज्म, दिस इज नॉट देयर। कुल मिला के कैपिटलिज्म का जो डीमेरिट है वो इसका मेरिट है। ओके, देन इस प्राइस स्टेबिलिटी की बात अगर हम करें, इसके साथ में हम देखते हैं सोशल ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर सोशली ओन्ड, सबके पास होते हैं, सबके पास। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये स्टेट के पास होती हैं, ठीक है, और यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, देन वी हैव, because state is the governing authority, state is governing everything, social ownership of factors are there, तो state or the government will give equal opportunities for everybody and labor will not be exploited। ठीक है, यहाँ लेबर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, उनके आवर्स ऑफ वर्क वगैरह जो है फिक्स होंगे और दे विल बी वर्क अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, देन ड्यू टू दिस, बिकॉज वी आर हैविंग सोशल ओनरशिप, price stability is there, equal opportunities are there, so this can be said as social justice and classless society. This is a classless society. यहाँ rich और poor बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अर्बन एरियाज का डेवलपमेंट और रूरल एरियाज का डेवलपमेंट, ऐसा नहीं होगा कि केवल अर्बन एरियाज डेवलप हो जाए, रूरल एरियाज डेवलप ना हो। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि व्हाट प्रोडक्शन शुड बी देयर, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एज पर द सोशल प्रायोरिटीज। क्या प्रायोरिटीज है गवर्नमेंट की? डिफेंस प्रायोरिटी है, रूरल एरिया का डेवलपमेंट है, कि अर्बन का है, कि सबका है, किस तरह से हमको अपने रिसोर्स को एलोकेट करना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, एंड दिस विल लीड टू इंक्रीज ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट, नेशन का प्रोडक्ट जो है इंक्रीज होगा। दीज आर द मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म। देन डीमेरिट्स पे आते हैं। डीमेरिट, सबसे बड़ा डीमेरिट्स देखें तो इसमें है नो इंसेंटिव टू वर्क। वर्क करने का इंसेंटिव नहीं है। वाई? ये एक चीज बोलते हैं कि आपके पास वॉट एवर रिसोर्सेज वी विल गिव, दोज रिसोर्सेज, थ्रू दीज रिसोर्सेज वी विल गिव यू व्हाट यू नीड। तो अब जब आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, यू विल नॉट हैव बेनिफिट, तो देयर विल नो इंसेंटिव टू वर्क, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिशन, बिकॉज गवर्नमेंट इज गिविंग यू एवरीथिंग। व्हेन गवर्नमेंट विल कीप ऑन गिविंग यू एवरीथिंग, यू विल बिकम लेजी। ठीक है, आपको फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, एवरीथिंग विल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट। आपको लगेगा सब कुछ जो गवर्नमेंट से मिल रहा है, तो जो लेजी लोग हैं वो और लेजी हो जाएंगे और इस तरह से इंसेंटिव टू वर्क नहीं मिलेगा। जैसे अभी हम एग्जांपल देखें तो जैसे मिक्स्ड इकोनॉमीज हैं, हम जिनको आगे लेंगे, उसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें इंसेंटिव टू वर्क नहीं है। इंसेंटिव टू वर्क नहीं होने की वजह से वहाँ पे हमको रेड टेपिज्म मिलता है, इनएफिशिएंसी मिलती है। ठीक है, तो जब इंसेंटिव टू वर्क नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, एवरेज होगा, एवरेज ग्रोथ होगी। प्रोडक्शन कम होगा तो ग्रोथ भी एवरेज होगी। जब ग्रोथ कम होगी, नेशनल इनकम कम होगी, तो क्या होगा कि ओवरऑल डेवलपमेंट कम होगा। ठीक है, नाउ as I told you, there is lack of incentive. Incentive is not given. There is no competition as such which is required for development of any economy. ठीक है, lack of incentive की वजह से competition नहीं होगा, effective competition नहीं होगा,
पर्सनल लिबर्टी यहाँ लॉस है। ऐसा नहीं है कि पर्सन कैन चूज टू बाय वॉट एवर ही वॉन्ट्स, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी दैट विल बी गिवन, ठीक है। यहाँ पे कंज्यूमर किंग नहीं है, यहाँ पे किंग कौन है सोशलिज्म में? स्टेट इज किंग, स्टेट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूमर की जो सोवरेनिटी है वो खत्म हो जाती है। देन जैसा मैंने बताया यहाँ रेड टेपिज्म और इनएफिशिएंट डिलेज है। रेड टेपिज्म मतलब सभी प्रोसेस में डिलेज मिलेंगे आपको, ठीक है। देन यहाँ क्योंकि एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म है, एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म एक तरह से देखा जाए तो सोशलिज्म में अच्छी चीज है, लेकिन क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म है, इस एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म की वजह से उसको इंसेंटिव नहीं मिलता है। और अगर यहाँ पे हम फिक्स कर देंगे कि प्राइस यही रहेगा इस कमोडिटी की, चाहे कितना भी आप कर लें, तो क्या कोई इनोवेशन करने की कोशिश करेगा? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई भी चेंजेस करने की कोशिश करेगा, किसी की कोई शॉप होगी उसे अच्छा करने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा। तो इसकी वजह से जो है कंपटीशन ना होने की वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म की वजह से ये हैम्पर होगा। नो रिस्क नो रिवॉर्ड, यहाँ रिस्क लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो जब उसके बदले में रिवॉर्ड भी नहीं रहेगा। देन concentration of power, यहाँ concentration of power though is not with the individual, but slowly what happens कि state becomes so powerful कि all the power is in the hand of the state, concentration of power। इसीलिए हम देखते हैं कि सोशलिज्म में ही ज्यादातर जो है ऑटोक्रेट्स हुए, ठीक है। देन धीरे धीरे state becomes the monopoly, state monopoly is created, and slowly when the state becomes such a ruler, autocratic, और अंदर जो है कंपटीशन खत्म हो जाता है, तो सिस्टम इटसेल्फ गेट्स डिकेड इंटरनली। तो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म। अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। कम्युनिज्म सोशलिज्म का एक पाथ है, मतलब मार्क्स बोलते हैं कि यहां हम अगर लें, सोशलिज्म एक प्रोसेस है। जब सोशलिज्म स्टार्टिंग में क्या होता है, एक स्टेट रहता है, वो स्टेट जो है टाइम बीइंग के लिए होता है, एक टेम्परेरी फेज होता है, और ये टेम्परेरी फेज बदल जाता है कम्युनिज्म में जब विदरिंग ऑफ स्टेट हो जाता है, इन स्टेट खत्म हो जाता है, दैट कम्स टू कम्युनिज्म। इसका मतलब है कि सोशलिज्म इज अ मीन्स टू रीच वेयर, टू द एंड, दैट मीन्स टू द कम्युनिज्म। हेयर वी आर रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द स्टेट इन सोशलिज्म, ठीक है। वेराज यहाँ पे स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ कहते हैं फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, मतलब हाउ मच एवर अ इंडिविजुअल इज एबल टू वर्क, उससे आप उतना वर्क ले लो, ठीक है। बट हाउ यू गिव इट, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। इसका मतलब है आप कितना भी काम करो, कितना भी अच्छा काम करो, बट यू विल गेट ओनली अकॉर्डिंग टू हिज योर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं पूरी तरह से डीमोटिवेट हो रहा है आदमी, डीमोरलाइज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगी प्राइवेट ओनरशिप, पर यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे स्टेट प्लानिंग होगी, यहाँ स्टेट प्लानिंग नहीं है, यहाँ विदरिंग अवे ऑफ स्टेट है। इस तरह से हम देखें कि ये एक इक्विटी अप्रोच को ले रहा है, ये इक्वालिटी अप्रोच को, सबको इक्वल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये एक उटोपिया है। उटोपिया का मतलब इट इज नॉट रियल, इट इज नॉट रियल, इट इज वर्चुअल, जो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। आज हम देखें तो किसी सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में या इंटरनेशनली देखें तो प्योर कम्युनिज्म इज नॉट एग्जिस्टिंग। आफ्टर टेकिंग कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म वी विल डील विद मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे सोशलिज्म बिना कार्ल मार्क्स के अधूरा है, इन द सेम वे मिक्स्ड इकोनॉमी जॉन मेयर्ड केन्स के बिना अधूरी है। जॉन मेयर्ड केन्स ने एक बुक लिखी थी, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936। ये जो बुक थी, इसमें इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी। वो क्यों लिखी, इसके लिए एक बैकग्राउंड है। Actually, what happened in 1929 to 33, there was a global crisis which started from USA. हमें मालूम है कि USA कैपिटलिस्ट कंट्री थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, अच्छा मास सप्लाई हो रही थी, प्रोडक्शन वॉज टू मच, प्रोडक्शन खूब हो रहा था, मास सप्लाई थी, सप्लाई की कमी नहीं थी। कैपिटलिज्म कहती है, सेज लॉ कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ओके, सेज लॉ कहती है सप्लाई creates its own demand.
ऐसी इनविजिबल हैंड, जो एडम स्मिथ साहब ने कहा था, इनका कहना था कि इनविजिबल हैंड डिमांड सप्लाई से अगर कभी प्राइस अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो दैट कम्स इन इक्विलिब्रियम बाय इनविजिबल हैंड। लेकिन ये इनविजिबल हैंड और सेज लॉ दोनों ही फेल हो गए ग्लोबल क्राइसिस में। क्या हुआ, मास प्रोडक्शन के बाद भी इन 1929-33 न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, वॉल स्ट्रीट क्रैश्ड लाइक एनीथिंग। यहाँ पे लोगों ने जो उनके पास शेयर्स थे उनको खरीदना बंद कर दिया, बेचना शुरू हो गया। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म हो गया। कंडीशन ये हो गई कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, नई फैक्ट्रीज नहीं स्टार्ट हुई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया, कम होता गया, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बहुत बढ़ गया। इसी कंडीशन में सप्लाई तो थी लेकिन फिर भी पीपल वर नॉट डिमांडिंग। जो वहां पे गुड्स थी उनकी कीमत भी बहुत कम हो गई, उनकी प्राइस कम होने के बाद भी पीपल वर नॉट कमिंग टू परचेज द थिंग्स। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब बढ़ गया। जबकि कैपिटलिज्म ये कहता है कि इनविजिबल हैंड और सेज लॉ इन सबको इक्वल कर देगा और सब कुछ इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। इसके बाद भी ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फेल हो गए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के क्रैश होने के बाद से। एंड दिस स्टार्टेड इन यूएसए और धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में इट स्प्रेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इस टाइम पे देयर वाज अ कंट्री जिसपे इसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं हुआ, इट वॉज मिनिमली इफेक्टेड। Which was the country? The country was USSR. Yes, where socialism was there. ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे कि जो केन्स थे, इन्होंने ये कहा कि कैपिटलिज्म, हमने देखा कि किस तरह से यहाँ फेल हो गया। दो केन्स वॉज अ सपोर्टर ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे वो, लेकिन ये जो इनविजिबल हैंड का फंडा था और साथ में ये जो फंडा था सेज लॉ का, इसको जो है केन्स ने रिफ्यूट किया, मना किया, और उन्होंने एक हाफ वे ऑफर किया, एक बीच का रास्ता बताया कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के साथ का, एंड दैट लेड टू मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये थी स्टोरी मिक्स्ड इकोनॉमी की कि व्हाई केन्स सपोर्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। केन्स ने ये कहा कि गवर्नमेंट शुड कम फॉर इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर एंड लोअर टैक्सेस टू स्टिमुलेट डिमांड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था, लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं थी, सप्लाई तो थी, कीमत भी सब बहुत कम हो गई थी चीज़ों की, लेकिन स्टिल द पीपल वर नॉट परचेजिंग। तो ये डिमांड क्रिएट करने के लिए, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि केन्स का कहना था डिग द वेल एंड फिल इट अगेन, गड्ढा खोदो और फिर से उसको भर दो, लेकिन दो एम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स कि कैसे भी करके द पीपल शुड हैव परचेजिंग पावर इन देयर हैंड, ओनली देन द इकोनॉमी विल कम इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये थे केन्स। ओके, अब हम बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी की। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? आपने देखा सोशलिज्म, आपने देखा कैपिटलिज्म। जैसा मैंने बताया मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसा कि नाम ही बता रहा है और ये पिक्चर भी बता रही है कि ये दोनों बॉटल्स को मिक्स कर दी गई है। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो वही मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों प्राइस होंगे। एक तो प्राइस होता है ऑटोमेटिक प्राइस सिस्टम जो होता है कैपिटलिज्म में, और एक होता है एडमिनिस्टर्ड प्राइस सिस्टम जो कि गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है। ये दोनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों साइमल्टेनियसली साथ में काम करेंगे, दैट इज इन द मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ज्यादा भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा। पब्लिक सेक्टर जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जैसे कि डिफेंस, पावर, एनर्जी, ये सब इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। साथ में जो कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्री होगी वहां कंपटीशन इज डन, कंपटीशन करवाया जाता है ताकि वहां पे जो है ये सब अवेलेबिलिटी हो सके और कैपिटलिस्टिक टेंडेंसीज वहां रहती हैं। यानी गवर्नमेंट एनकरेज करती है कि बोथ द सेक्टर्स शुड डेवलप साइमल्टेनियसली, राइट। तो दिस इज अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई इंडिया चोज मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया और हमें जब इंडिपेंडेंस मिला तो एक ऐसी इकोनॉमी थी हमारी दैट वाज मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड।
इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई थी, प्राइवेट सेक्टर भी इतना एफिशिएंट नहीं था कि सब कुछ चीज़ें वो कंट्रोल कर पाता। मोरओवर वी नो कि फ्यूडलिस्टिक टेंडेंसीज थी, फ्यूडलिज्म था, जमींदारी प्रथा थी, बड़े बड़े लैंड्स जो थे दैट वर ओन्ड बाय द जमींदार्स। अब ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट हैड टू कम बिकॉज सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज रिक्वायर्ड हियर। गवर्नमेंट की ज़रूरत थी ताकि सेंट्रल प्लानिंग करके गवर्नमेंट एक इक्वल सोसाइटी जो है वो क्रिएट कर सके, जहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कई जमींदार के पास ज़्यादा था, लोग पॉवर्टी थी, फेमाइंस भी उससे समय आए। तो ऐसे कंडीशन में इट वाज रिक्वायर्ड कि एक प्लान इकोनॉमी हो, लेकिन साथ में डेवलपमेंट के लिए एज इकोनॉमी हमारी बिल्कुल डाउन थी। जैसा कि हमारी कंट्री को सोने की चिड़िया कहा जाता था और सोने की चिड़िया को ब्रिटिशर्स पूरी तरह से ख़त्म कर चुके थे। तो उस टाइम पे ये रिक्वायरमेंट थी कि कैपिटलिस्ट जो सेक्टर है, कैपिटलिज्म के अच्छे पॉइंट्स हैं उनको लेके उनको कंपटीशन भी क्रिएट किया जाए, और वही जो स्ट्रैटेजी हमारी प्लानिंग जो हुई, 5 ईयर प्लान्स हुए जिनको हम आगे डील करेंगे, उसमें अपनाई गई। और उस तरह से हम लोगों ने, ये रीज़न था कि मिक्स्ड इकोनॉमी को लिया। ओके, नाउ विल कम टू द मेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। फीचर्स बताई दिए आपको मैंने। मिक्स्ड इकोनॉमी में हम देखें को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ कैपिटलिस्टिक एंड socialistic economy. Then we have control of monopoly. See, socialistic countries में हमने देखा कि क्या होता है कि स्टेट जो है वो खुद ही कई बार इतना मोनोपोली करने लग जाता है कि ऑटोक्रेटिक हो जाता है, और वहाँ कैपिटलिज्म में भी हमने देखा कि छोटे छोटे मोनोपोलीज क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि बोथ सेक्टर्स आर कंबाइंड, सो ये कंडीशन नहीं आती है। यहाँ प्राइस सिस्टम है अलॉन्ग विद गवर्नमेंट डायरेक्टिव। प्राइस सिस्टम भी है, जहां कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री है वहां प्राइस सिस्टम है, और गवर्नमेंट डायरेक्टिव है जहां जहां डिफेंस की या अलग जगह की जहां जरूरत होती है गवर्नमेंट रेगुलेशन की, यानी गवर्नमेंट रेगुलेशन इन कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर बोथ। यहाँ कंज्यूमर की सोवरेनिटी है। हमने देखा कि सोशलिज्म में क्या हो रहा था कि स्टेट वॉज द किंग, कंज्यूमर वॉज नॉट द किंग, लेकिन यहाँ क्योंकि कंज्यूमर जो गुड्स है उधर जो है प्राइवेट सेक्टर इज ऑपरेटिंग, सो हेयर कंज्यूमर सोवरेनिटी इज देयर, इट इज एग्जिस्टिंग। देन लेबर का प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट जो है आती है आगे और बहुत सारी प्रोटेक्शन के लॉज लाती है, वेजेस, मिनिमम वेजेस एक्ट पास करती है, बिकॉज गवर्नमेंट का यहाँ पर्पस होता है कि सबका डेवलपमेंट हो सके। देन रिडक्शन ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज एज आई सेड। देन इकोनॉमिक प्लानिंग वेयर बोथ द सेक्टर फंक्शन इन इंटीग्रेटेड वे, दोनों सेक्टर्स काम करेंगे, ठीक है। देन ऑपरेटेड बाय बोथ प्राइस सिस्टम, मैंने पहले ही बताया आपको कि ऑटोमेटिक और एडमिनिस्ट्रेड प्राइस सिस्टम दोनों ही काम करते हैं, और इस तरह से यहाँ पर्सनल लिबर्टी इज देयर, यू कैन हैव द चॉइसेस, यू हैव, कंज्यूमर हैज चॉइसेस बट विद लिमिटेशंस। क्यों? बिकॉज ओवरऑल कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के पास रहता है। सी, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अगर देखें हम मार्क्स के आइडिया में, तो फर्स्ट टाइम इट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। इट वॉज अगेन फॉलोड बाय, ये लेनिन की फोटो है, ये स्टालिन है, ठीक है। इट वॉज फॉलोड बाय स्टालिन एंड लेटर चाइना में भी इन्होंने माओ जेडोंग ने किया। व्हाट हैपेंड कि रशिया वॉज रूल्ड बाय अ एब्सोल्यूट मोनार्क, जार का रूल था वहाँ पे। जार के रूल में द पीपल वर लिविंग इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, और इस कंडीशन में एक्सप्लॉयटेशन वाज कंटिन्यूअस। इसी टाइम पे फेमाइन भी आया और जार जो है लगातार एक्सप्लॉयट करते रहा। ऐसे टाइम पे लेनिन जो है अपनी इनकी पार्टी थी वैनगार्ड पार्टी, ठीक है। ये ऐसे तो हम देखते हैं कि मार्क्स जो है ये कहते हैं कि सोशलिज्म जो है एक मीन्स रहेगी, और सोशलिज्म के थ्रू जो है ये टेम्परेरी फेज रहेगा, और इसके थ्रू हम कम्युनिज्म तक पहुँचेंगे। तो कम्युनिस्ट आइडिया को इम्प्लीमेंट तो किया इन्होंने, मार्क्स के आइडिया को, लेकिन ये जो सोशलिज्म टेम्परेरी फिनोमिना है, कम्युनिज्म कहीं भी नहीं बोलता कि स्टेट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि भाई इनके पास ये पार्टी थी और वो इसके थ्रू एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, तो वैनगार्ड पार्टी लेके आए। ये वैनगार्ड पार्टी की हेल्प से हुआ ये कि वर्कर्स वर एक्चुअली अगेंस्ट द रूलर जार ने मिलिट्री आर्मी को भेजा ताकि उसको दबाया जाए, लेकिन मिलिट्री आर्मी जो है उसने जार की बात नहीं मानी और वर्कर्स के साथ में मिल गई, और इस टाइम जार ने जो है इनको, व्लादिमीर लेनिन को देश निकाला कर दिया। ये एग्जाइल पे चले गए, बाद में ये आए, ये ट्रॉट्स्की के साथ लेनिन और इन्होंने मिल के जो है बोल्शेविक पार्टी बनाई। बोल्शेविक पार्टी जो है आने के बाद जार का शासन
पूरी तरह से खत्म हो गया और लेनिन जो है गवर्नमेंट में आ गए। लेनिन ने आने के बाद बहुत सारे पॉजिटिव चीजें की, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम 5 days अ वर्क एंड 8 hours अ डे, ये जो वेज ओनर्स हैं यानी जो वर्कर्स हैं उनके लिए फिक्स किया गया कि इतना ही काम करेंगे। इसके पहले हमने देखा कि वर्कर्स वर एक्सप्लॉइटेड लाइक एनीथिंग, तो इन्होंने पहली बार किया। ही प्रॉमिस्ड कि ही विल गिव ब्रेड एंड पीस टू एवरीबडी, लेकिन व्हेन एनी पार्टी कम्स टू पावर एवरीबडी डजंट लाइक इट। तो जो कई लोग ऐसे थे जो एंटी बोल्शेविक पार्टी थे, तो उस एंटी बोल्शेविक पार्टी को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक सीक्रेट पुलिस बनाई। उस सीक्रेट पुलिस का नाम रखा चीका। ओके, तो ये सीक्रेट पुलिस जो है सर्च करती थी कि कौन कौन ऐसे हैं जो एंटी बोल्शेविक पार्टी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनके साथ जो है बहुत एक्सप्लॉइटेटिव एक्टिविटीज की जाती थी। साथ ही इन्होंने एक प्लान लाया, गोलेरो प्लान, जो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए था। और 1921 में हम देखेंगे कि इन्होंने जो है कई सारी इंप्रूवमेंट्स भी की और कैपिटलिस्ट को भी आने दिया अपने उसमें। तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन देखा लेनिन का। लेकिन लेनिन की डेथ के बाद इनके जो फॉलोअर थे ये थे स्टालिन आए और स्टालिन ने और भी ज़्यादा कोर्सिव एक्टिविटीज़ करने लगी और उस कोर्सिव एक्टिविटीज़ के साथ में ये मार्क्सिज्म को अपनाने लगे, जबकि मार्क्सिज्म कहीं भी स्टेट की बात नहीं करता है। तो इस तरह से जो है लेनिनिज्म आया यूएसएसआर में और बाद में स्टालिन ने इसे किया। बाद में जो लेनिन और मार्क्स दोनों की फिलॉसफी को मानने लगे उसे कहा गया मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, जो कि क्यूबा में आया। माओ जेडोंग की बात करें तो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, देखो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी पूरा सिनेरियो देखा हमने व्लादिमीर लेनिन वगैरह का, ये कैपिटलिस्ट कंट्री थी, है ना, ये पूरे फैक्ट्री पे बेस्ड थी। लेकिन यहाँ माओ जेडोंग के केस में चाइना वॉज प्री इंडस्ट्रियल, ठीक है, तो ये पीजेंट्री पे हुआ। तो पीजेंट्री पे जो इन्होंने फिनोमिना लिया मार्क्सिज्म का, दैट इज नथिंग बट टेकन बाय माओ जेडोंग। ये तो हो गया ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म के जो अच्छे कॉन्सेप्ट्स थे, गुड कॉन्सेप्ट्स जो है वो हम सोशल डेमोक्रेसी एक पार्ट लेते हैं। जैसे कि फ्रांस की बात करें या जितनी भी नॉर्डिक कंट्रीज हैं उनकी बात करें, यू मस्ट हैव वॉच्ड कि नॉर्डिक कंट्रीज आर ऑलवेज हायर इन some good indexes like HDI, Human Development Index या Happiness Index, है ना, ये सब में आगे रहता है। क्यों आगे रहता है, यहाँ डेवलपमेंट क्यों आगे? Because some good concepts of Marx, ठीक है, जैसे कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करें, that is taken by France। इक्वल अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें हम, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी में फ्रांस इज द कंट्री जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको कॉलेज एजुकेशन इक्वल देते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहे, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहे उसमें सपोर्ट, या कोई इंजीनियर बनना चाहे या कोई कोर्स करना चाहे, दैट इज गिवन फ्री बाय द गवर्नमेंट। एंड दैट इज द रीजन कि जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं ये इन सब इंडेक्सेस में हर समय ऊपर रहती हैं। तो ये जो है सोशल डेमोक्रेसी का पार्ट है। नाउ ये हमने देखा कि किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया मार्क्स के आइडिया को, ठीक है। वैसे फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री विच अप्लाइड मिक्स्ड इकोनॉमी। मैंने यहाँ फ्रांस का यहाँ कॉन्सेप्ट बताए थे कि कॉन्सेप्ट उसने अप्लाई किया सोशलिज्म का, ठीक है। नाउ इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक, ये है प्योर फ्री मार्केट जहां गवर्नमेंट का बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, ऐसा अब नहीं है कहीं। प्योर प्लान्ड इकोनॉमी, यहाँ पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस एरो को देखें तो इस साइड में कम्युनिज्म है जहां गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा है, और इस साइड में विल सी प्योर कंपटीशन जहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल काफी मिनिमल है। इस साइड में अगर हम देखें तो अगर हम जैसे जैसे यहाँ आएंगे तो ये कंट्रीज जो है मिक्स्ड इकोनॉमीज की तरफ आएंगी। दिस साइड वी हैव कम्युनिज्म, दिस साइड कंट्रीज हैव सोशलिस्ट लीनिंग। तो सोशलिस्ट लीनिंग में वी हैव कंट्रीज लाइक चाइना, वेनेजुएला, नॉर्थ कोरिया, एंड इन दिस साइड अगर देखें हम यहाँ पे तो यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ये सब अपनी कैपिटलिस्ट के साइड में आएंगे। ये अपनी मिक्स्ड की स्टार्टिंग है और इंडिया भी मिक्स्ड इकोनॉमी में ही आता है इन फ्रंट। अगर आप अभी की बात करें तो बाउंड्रीज आर ब्लरिंग बाउंड्रीज, बिकॉज अभी ये इस तरफ लीनिंग जरूर है, लेकिन सी चाइना ऐसे तो एक सोशलिस्ट लीनिंग की तरफ कंट्री है, लेकिन चाइना में भी बहुत सारी कैपिटलिस्ट
टेंडेंसीज देखने मिलती हैं। जो कैपिटल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज को ये आप सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि डेवलपमेंट के लिए दैट इज नेसेसरी। इन द सेम वे यूनाइटेड स्टेट्स हम देखते हैं कि पूरी तरह कैपिटलिस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी हेल्थ स्कीम और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो जनरली सोशलिस्ट कंट्रीज में होती है, यहाँ भी की जा रही हैं। दैट मीन्स वी डोंट हैव एनी प्योर इकोनॉमी एज सच। ठीक है, अब हमको सभी का बस टेंडेंसीज कहीं ज़्यादा पाई जाएंगी, कहीं कम पाई जाएंगी। वी टुक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। वाई वी टुक? क्योंकि हमें एक आइडिया हो जाए कि मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया है तो कहाँ स्टैंड करती है इंडिया। ऐसे ही हम लोग स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन इनकम, बेस्ड ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, सो दैट हमें एक आइडिया हो कि इंडिया कहाँ स्टैंड करती है, एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोग अभी अपने आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, तो सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेसिस पे डेवलप्ड, डेवलपिंग, लीस्ट डेवलप्ड। डेवलप्ड कंट्रीज जैसा कि नाम बता रहा है, यहाँ हाई लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम होगी और प्रीडोमिनेंस होगा इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का। ठीक है, जैसे कि यूएस, कनाडा, जापान, ये सब इसमें आएंगी। फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज यूएन कहते हैं जहाँ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम हो। ठीक है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होगा, पॉवर्टी होगी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, साथ साथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, प्रीडोमिनेंस होगा प्राइमरी सेक्टर का, टेक्नोलॉजी बिल्कुल बैकवर्ड होगी, प्राइमरी सेक्टर ही मेन होगा। जैसे जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो हमारी आएंगी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में। देन वी हैव डेवलपिंग कंट्रीज, जो कंट्रीज इससे निकलकर धीरे धीरे प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लेते हुए ग्रेजुअल शिफ्टिंग करती हैं, प्राइमरी सेक्टर से धीरे धीरे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ जाती हैं और टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने की कोशिश करती हैं, उन्हें कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि इंडिया, इंडोनेशिया, टर्की, थाईलैंड वगैरह। ठीक है, देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। ऑन द बेसिस ऑफ इनकम वी हैव लोअर इनकम, मिडिल इनकम एंड हायर इनकम इकोनॉमी। लोअर इनकम जैसा नाम बता रहा है कि इनकम लेवल लो होगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बेसिस पे इट इज डिसाइडेड कि कौन सी कंट्री किसके अंदर आ रही है। ठीक है, जो भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होंगी सीधी सी बात है वो लोअर इनकम इकोनॉमीज में आएंगी। तो जहां पे भी वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जहां ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम $1036 या उससे कम होगी, दैट विल कम अंडर लोअर इनकम इकोनॉमी। जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज है मोस्टली, अगर हम बात करें बुरुंडी की, अफगानिस्तान की, नेपाल की, सोमालिया की, ये सब कंट्रीज जो है ये लोअर इनकम इकोनॉमीज में आएंगी। देन मिडिल इनकम इकोनॉमी, दैट इज डिवाइडेड इनटू लोअर मिडिल इकोनॉमी और अपर मिडिल। लोअर मिडिल इकोनॉमी में वो कंट्रीज आएंगी जहां ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम इससे ऊपर यानी 1036 से 4045 तक आएगी। इसमें एग्जांपल है इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान। श्रीलंका पहले इसमें थी, ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम जो अपर मिडिल इकोनॉमी है उसमें थी, लेकिन लास्ट उसमें कैलकुलेशन में इसमें आ गई है। इसमें कौन सी आती है कंट्रीज जहां $4046 से $12,535 के बीच में होती है, जैसे कि चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स, ये सब आएंगी। देन वी हैव हायर इनकम इकोनॉमी। हायर इनकम इकोनॉमी जहां इससे ऊपर यानी 12,535 से ऊपर जिनके इकोनॉमी होगी, डॉलर्स में पर कैपिटा इनकम होगी, वो कंट्रीज, जैसे कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान, यूके, यूएसए, कनाडा, ये सब इसमें आएंगी। ठीक है, तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल रिलेशंस। कैसे रिलेशंस है, ग्लोबल रिलेशंस कैसे हैं, हमारी कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ टैरिफ के, ट्रेड के रिलेशंस कैसे हैं, उस बेसिस में क्लोज्ड और ओपन इकोनॉमी होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पे बाहर की कंट्रीज से देयर इज नो रिलेशन, ट्रेड नहीं है। देखा जाए तो ऐसी कोई कंट्री पूरी तरह से नहीं है जिसके इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं हो, लेकिन आज की तारीख में ब्राज़ील इज द ओनली कंट्री जिसे हम कहते हैं कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी से काफ़ी क्लोज है। काफ़ी क्लोज इसलिए है क्योंकि इसका जो इंपोर्ट परसेंटेज है जीडीपी में वो बहुत कम है। ठीक है, इस कारण से ब्राज़ील जो है काफ़ी कुछ क्लोज्ड इकोनॉमी में आती है। बाकी ज़्यादातर इकोनॉमी जो है 99.9% कंट्रीज जो हैं वो ओपन इकोनॉमी में आती हैं और इनके जो है बाकी कंट्रीज से ट्रेड रिलेशंस होते हैं। देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल सेक्टर्स। ग्लोबल सेक्टर्स हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस इकोनॉमी या फिर टर्शरी सेक्टर। तो उस बेसिस पे हमारे 3 इकोनॉमी है, अग्रेरियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और सर्विस इकोनॉमी। अगर शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज मोर देन 50% इन एनी कंट्रीज जीडीपी, देन दैट इज कॉल्ड एज अग्रेरियन। अग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड। इंडिया की बात करें तो ट्रेडिशनली जो है वो एग्रेरियन इकोनॉमी थी,
सारी पॉपुलेशन, ज़्यादातर पॉपुलेशन जब हमारा इंडिपेंडेंस मिला तो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर थे, लेकिन वी आर शिफ्टिंग, जैसा हमने बताया भी कि हम डेवलपिंग कंट्री में आ गए हैं, तो हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स एग्रीकल्चर से, हम शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। ठीक है, अभी की बात करें तो 18% एग्रेरियन इकोनॉमी में शेयर है जीडीपी में। ठीक है, देन वी हैव इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, अगर इंडस्ट्री में यानी मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, तो हम कहते हैं उसको इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। जितनी वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं उनको हम इंडस्ट्रियल कहते हैं। हमारी कंट्री में शेयर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 27% है। देन सर्विस इकोनॉमी, इफ द टर्शरी सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स फॉर 50% और मोर टू द जीडीपी, तब हम कहते हैं उसको सर्विस इकोनॉमी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द आइलैंड कंट्रीज जैसे कि मालदीव, मॉरिशस, थाईलैंड, ये सब ज़्यादातर सर्विस सेक्टर पे हैं क्योंकि टूरिज्म है यहाँ पे, इसलिए। अब इंडिया की इकोनॉमी देख रहे हैं हम धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, जैसे हमने पहले बताया, एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर की तरफ आ रही है, और अप्रॉक्सीमेटली अब जो है ये 55% के आसपास आती है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी जो है डिफरेंट कैटेगरीज में बटी हुई है। पहले हमने मॉडल्स पढ़े इकोनॉमी के कि कैसे हम लोग मिक्स्ड कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक में से क्या अपनाया, क्यों अपनाया, और ये डिवीजन। आई होप आप लोग को सब चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, बाय टिल देन।